मैं कह रहा हूँ क्या आपकी इच्छा नहीं आप चुनाव लड़े और आप सांसद बने? देखिए, कानूनी रूप से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं वो इच्छा अभी साइड में रखता हूँ, क्योंकि उसमें एक बंदिश है। लेकिन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। देखिए, हम नेताओं के लिए एक इन्विटेशन मान लिया जाए कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी इनवाइट कर रहे हैं कि भाई हमसे अलाइन कर लो या हमें सपोर्ट करो, जिससे कि हम बीजेपी को या बीजेपी के वोट बैंक को हम ले लें और आपकी सरकार आ जाए। जो उन्होंने पार्टी बनाई उत्तराखंड जनता पार्टी, तो मेरे को पहले दिन से ही मालूम था कि ये पार्टी सिर्फ कुछ हिडन एजेंडे के रूप में बनी है। उनका अंतिम जो कुर्सी है वो है बीजेपी। अच्छा, ये भी आप तय कर रहे हैं, मतलब उमेश कुमार की अंतिम कुर्सी बीजेपी है। बहुजन समाज पार्टी का एक दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करते हैं। वो उनकी निगाह होती है बीजेपी, क्योंकि डायरेक्ट तो बीजेपी टिकट नहीं देगी उनको, तो जब वो कुछ बन जाएंगे तो फिर इजीली अगली बार वो बीजेपी में। आप देख लीजिएगा, अब जो बसपा में आ रहे हैं या आएंगे वो कल बीजेपी में होंगे, फिर कोई नई पौध आ जाएगी बसपा के लिए। अच्छा, बीजेपी यही चाहती है फाइट इन द सेंस कि भाई दलितों के लिए आ रहा है या किसी अन्य वर्ग के लिए आ रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा? नौकरियां आ रही है तो हमें भी दो। आप कह रहे, तो मैं अगर जो आरक्षण है, तो क्या आप आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं है? अगर बीजेपी बोलती है हमें राम मंदिर बनाना है तो हम कहेंगे बना लीजिए। कहती है हमें बढ़िया रोड बनानी है, बना लीजिए। हमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, कर लीजिए। लेकिन जैसे ही वो ये कहेगी कि भाई ये 1 लाख नौकरियां हैं और ये हम दलित समाज को दे रहे हैं या पिछड़े समाज को दे रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि दीजिए, वो भी हमारे भाई हैं, दलित को भी दीजिए, पिछड़े को भी दीजिए, लेकिन स्वर्णों को भी दीजिए। तो उन दलों को बीजेपी ने खड़ा किया आपके अनुसार, तो ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है आपको खड़ा करने की कोशिश कर रही होगी, सो दैट आप जो है बीजेपी के वोट बैंक को काटें। क्योंकि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले होते हैं, कोई भी व्यक्ति, 99.9% उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि जो पार्टी से उनको टिकट मिले और जिससे उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो, वो वहीं पर चले जाते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। सवाल यह है सबसे पहले कि जो आपकी पार्टी है जी, क्या इस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ क्षत्रिय को राजनीति में लेकर के आना, उनको आगे बढ़ाना, या उनके लिए बातें करना, या उनके लिए काम करना है? देखिए, हरिद्वार जिले में, वैसे तो हम लोग कई राज्यों में काम करते हैं, हरिद्वार जिले में जो चुनाव तो हम कई लड़ चुके, लेकिन जो पहला निर्वाचित सदस्य है हमारी पार्टी का, वो है सविता सैनी जी। ये आप बात हरिद्वार की कर रहे हैं, लेकिन लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, बेस पे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे कहीं भी अगर हम चीज़ों को देखें, अभी आप वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे की वो छत्री नहीं है। अब आपके सोशल मीडिया पेज पर ही आपका जो यूथ ब्रिगेड है वो उस चीज़ को मेंशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना कि, और आप जब कहीं आप स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ पर आप तलवार लिए आप ये बोल रहे हैं कि तलवारों के बल पर राज अब नहीं होता, अब जो है वोट के आधार पर राज होता है। अगर राज करना है तो वोट के अधिकार को समझो, वोट के तौर तरीकों को समझो। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप समझा भी रहे हैं तो ये लेकर के समझा रहे हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को छत्री को लेकर के बात करते हैं, और मैक्सिमम जो आपके पोस्ट होते हैं कहीं ना कहीं क्षत्रिय, राजपूत और इन सब चीज़ों को लेकर के ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि राजनीति तो सर्व समाज को लेकर ही की जाती है और करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने का मकसद होता है देश को आगे बढ़ाना, सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली देश के लिए काम करेंगे, सबकी अलग अलग विचार है, सभी राजनीतिक दल देश के लिए करना चाहते हैं, बट सबके अपने अपने विचार हैं, वो किस तरीके से करना चाहते हैं, उनका फोकस किन चीज़ों पे ज़्यादा होगा। कोई चाहता है कि भाई देश का डिफेंस मजबूत हो, दूसरी पार्टी चाहेगी भाई डिफेंस बाद में देख लेंगे, पहले एजुकेशन मजबूत कर ले। तो अपनी अपनी सोच है, हमारी भी एक अपनी सोच है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की भी। और इसमें ये पार्टी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली है। यही रीज़न है कि हमारा जो निर्वाचित सदस्य है, जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े लोग, तो उसमें जो जीते हुए व्यक्ति हैं वो सैनी समाज के हैं, और प्रत्याशी जो है वो दलित समाज के भी थे, चाहे वो हरिद्वार जिले की बात करें हम, और चाहे जो है हम हरियाणा या बिहार या दिल्ली की बात करें। अब आप आ जाइए कि हम क्षत्रियों की बात क्यों रखते हैं। देखिए, कोई भी जो राजनीतिक दल होता है
उसका एक बेस वोट बैंक होता है जिसके प्रति उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उनकी बात नहीं रखता। हमारे पार्टी का सीधा एक स्लोगन है कि ना हम किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। जब कुछ राजनीतिक दल खुलेआम बोलते हैं कि भाई हम दलितों के लिए बात रखेंगे, कुछ बोलते हैं हम पिछड़ों की बात रखेंगे, अगर मैं ये बोलता हूँ कि हम स्वर्णों की भी बात रखेंगे तो इसमें किसी को कोई फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण भी इस देश के वासी है। अगर हमें कोई ऐसा महसूस होता है कि भाई जैसे कि बसपा की बात करें, वो दलितों की बात को अच्छे से रखने की कोशिश करती है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या दूसरे दल कहते हैं भाई हम पिछड़ों की बात को रखेंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या विचार है आपका कि वो किसको लेकर के ज्यादा आगे चलती है? देखिए, कांग्रेस और जो बीजेपी है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय दल है। नहीं, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ किसको लेकर के ज्यादा चलती है। जैसे मैं जातिगत आधार की बात कर रहा हूँ। आपने मायावती जी की जिक्र किया, आपने कहा कि वो दलितों को लेकर के आगे बढ़ती है। अब कांग्रेस पार्टी किसको लेकर के आगे बढ़ती है? देखिए, एकदम देश की एकदम क्लियर राजनीति है। यहाँ पे दो तरह के राजनीतिक दल हैं, एक है राष्ट्रीय दल और एक है क्षेत्रीय दल। बिल्कुल। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं देश में, जितने भी, वो सब किसी जाति के आधार के वोट बैंक पर बने हुए हैं। उसके बाद वो बात आगे की करते हैं, है ना, चाहे वो दलित वोट बेस हो उसका, चाहे वो यादव बेस हो, चाहे वो जाट बेस हो, लेकिन एक बेस वोट बैंक है। उसके बाद जो है वो दूसरे समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस और जो भाजपा है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय दल है, जो थोड़ी सी जाति के आधार की बात थोड़ी सी कम करते हैं दूसरों के अपेक्षित। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस का 1947 से ही लोकतंत्र जब आया तो जो मुख्य वोट बैंक था वो था दलित, पिछड़ा और मुस्लिम। बीजेपी ने कांग्रेस को कैसे खत्म किया, आपको बता दूं, देश के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों में जो 90% राजनीतिक दल हैं वो सब बीजेपी ने खुद फंडिंग करके या किसी तरीके से हेल्प करके बनवाए हैं। रीजन क्या है कि कांग्रेस यहां था, इसके पास दलित, पिछड़ा और मुस्लिम था, बीजेपी भी यहां था, तो बीजेपी ने बहुत प्रयास किया कि दलित और जो पिछड़ा है उसका कुछ हिस्सा इधर आए और देश की राजनीति ऐसे हो जाए कि ये कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब नहीं आए तो बीजेपी ने क्या किया कि कांग्रेस के अंदर से दलितों का एक अलग राजनीतिक दल बनवा दिया, बसपा। तो परिणाम ये हुआ, जब कांग्रेस से दलित वोट गया तो कांग्रेस नीचे आई, पिछड़ों का समाजवादी बना, उधर आरजेडी बना, उधर हमारे हरियाणा में जाट भाइयों ने बनाया, तो जब पिछड़ा वोट गया कांग्रेस से तो यहाँ आई। और जब मुसलमान ने देखा कि यार कांग्रेस के पास तो ना दलित वोट है ना पिछड़ा वोट, वो इनको कुछ है ही नहीं, तो मुस्लिम भी जो है वो दूसरे क्षेत्रीय दलों में चला गया। तो जहां पर भी क्षेत्रीय दल है आप देखेंगे वहां पे कांग्रेस के पास विधानसभा में 2-2, 3-3 हजार वोट आते हैं। जैसे ये उत्तराखंड है, बगल में जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस सरकार बनाने का दम रखती है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय दल नहीं है कोई जाति के आधार का, वहीं उसके जस्ट बगल की सीट में वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी को 2000 वोट नहीं मिलते, क्योंकि कांग्रेस का सारा वोट बैंक बसपा में और समाजवादी में जा चुका है। जब समाजवादी और बसपा खत्म होगी तब उत्तर प्रदेश में या बिहार में कांग्रेस दोबारा से उभरेगी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही बसपा को खड़ा किया? हाँ, है ना, समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी ने खड़ा किया? बिल्कुल। अच्छा, दोनों पार्टी को बीजेपी ने खड़ा किया? अभी आप ये मतलब ये आपका आरोप बिल्कुल ही अलग लेवल पे जा रहा है। अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी बहुत मैं समझता हूँ आमने सामने की लड़ाई थी, अगर आप इस विधानसभा चुनाव का देखेंगे तो। अभी मैं वही आपको बता देता हूँ, इसके लिए बहुत गहराई की राजनीति को समझने की जरूरत है। बीजेपी की जो नंबर 1 दुश्मन है वो कांग्रेस है, समाजवादी की कोई औकात नहीं है। क्षेत्रीय दलों की क्या हैसियत होती है, ज्यादा से ज्यादा एक यूपी में मुख्यमंत्री बना लेते हैं। अभी कांग्रेस मरा हुआ हाथी है, फिर भी 3-4 राज्यों में सरकार है, तो उस कांग्रेस को आप क्षेत्रीय दलों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। कांग्रेस मरा हुआ हाथी आप मान रहे हैं? मतलब उन कंपैरिजन टू 20-25 साल पहले, आज वो उस स्थिति में नहीं है। तो जब वो मरा हुआ हाथी है तब भी उसकी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में
कई जगह पर सरकार है, जबकि जो क्षेत्रीय दल है वो अपने राज्य तक सीमित है, या तो सरकार है या तो नहीं है। तो जो बीजेपी है, बीजेपी अगर कोई चैलेंज करता है बीजेपी को तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने के लिए अगर कोई छोटी मोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो किसी राज्य में सरकार बनाने की हैसियत ले भी आते हैं तो बीजेपी इतना परेशान नहीं होती। बीजेपी को ज्यादा परेशानी होती है कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बने और उसको केंद्र में भी उसका लाभ मिले। यही रीजन है कि बीजेपी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो उसके पास सारा वोट बैंक किसका है? कांग्रेस का है। बीजेपी के पास तो अपने 40-45% जो वोट है वो अभी भी सेफ है। तो सारा वोट किसने लिया? आम आदमी ने लिया ना। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए या समाजवादी खत्म हो जाए? उसको मालूम है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी यूपी में खत्म हो गई, आप मुझे बताइए कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है वो किसको वोट देगा? कांग्रेस को देगा, जैसे उत्तराखंड में देता है, जैसे मध्य प्रदेश में देता है, जैसे राजस्थान में देता है। तो बीजेपी कोई मूर्ख नहीं है, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि समाजवादी खत्म। इसीलिए वो इनके ऊपर सिर्फ इतना हाथ रखती है कि ये सरकार ना बना पाए, लेकिन इतना ज्यादा उसको खत्म करने का भी प्रयास नहीं करती कि इसका वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो जाए और ये सब वापस कांग्रेस में चले जाएं। जब ये ज्यादा ताकत आने लगती है इन क्षेत्रीय दलों में, तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें से तोड़ के फिर से दूसरे क्षेत्रीय दल बनाने लगे। जैसे आजकल बीजेपी ने चंद्रशेखर रावण के ऊपर हाथ रखा हुआ है कि चंद्रशेखर रावण के पास सपोज कीजिए 10 वोट है। मैं ये बात दर्शकों को जरा बता दूं कि देखिए आप शेर सिंह राणा जी जो बयान दे रहे हैं उस बात को सुनिए और ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन को समझिए कि किस तरीके से जातिगत राजनीति हो रही है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां किस तरीके से खेल खेलती हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए बीजेपी की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति करने के तौर तरीकों को बता रहे हैं आप। आपने जिक्र किया चंद्रशेखर रावण के ऊपर कि बीजेपी ने हाथ रखा हुआ है, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण गए थे गोरखपुर में योगी जी को हराने। अरे भाई, इस देश में आप तो पत्रकार हैं, एक मामूली सी बात को समझिए। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, बहन मायावती जी और राहुल गांधी जी, ये 4 लोग हैं। इधर जो है 50 लोग हैं इनके साथ। ये 50 लोग ये तय करेंगे कि इन चारों में से हमें किसके पास जाना है। वो किसके पास जाएंगे? जो ज्यादा बीजेपी को गाली देता हुआ मिलेगा, जिससे लगेगा कि बीजेपी की इससे फाइट है, उसी के पास वो 50 लोग जाएंगे ना। तो अगर मान लीजिए चंद्रशेखर रावण या अखिलेश यादव योगी जी को गाली दे रहे हैं तो कोई योगी जी का वोट बैंक थोड़ी ना इनके पास जाता है। योगी जी का अपना वोट बैंक है। जो बीजेपी है, बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से होती है, हमारी पार्टी से होती है। पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी अभी आपकी पार्टी पे आ रहा हूं मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है, बीजेपी ने खड़ा किया। बिल्कुल, मतलब जितने भी मुस्लिम लीडर हैं जो बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब बीजेपी ने खड़ा किया है। हाँ, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है कि उसके बोलने से ओवैसी के बोलने से देश के 100 लोग सुनते हैं। तो जो ओवैसी की उन बातों से खुश होते हैं या उनकी तरफ जाते हैं, तो जो बीजेपी का वोटर है वो तो नहीं जाता, वो तो बल्कि और एकजुट हो जाएगा कि अगर यार ये व्यक्ति आ गया तो हमें परेशान करेगा। तो उसकी तरफ कौन जाएगा? जो ऑलरेडी समाजवादी या कांग्रेस की तरफ है, तो वही तो जाएगा ना। तो इससे बीजेपी के क्या हुआ कि एक तीर से कई निशाने हुए। इससे क्या हुआ कि जो बीजेपी का वोटर है उसमें एकता बन गई और जो बीजेपी का विरोधी वोटर है उसमें जो है असमंजस की स्थिति बन गई कि हम ओवैसी की तरफ जाएं या कांग्रेस की तरफ जाएं या समाजवादी की तरफ जाएं या बसपा की तरफ जाएं। वो बट जा रहे हैं और एक वोट बैंक जो बीजेपी का बीजेपी को मिल जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने इतने जो 20-30 साल में कोई ऐसा नहीं है कि अपने वोट बैंक को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी किया हो। सिर्फ बीजेपी ने क्या किया कि कांग्रेस के वोट बैंक को कई हिस्सों में बांट दिया और उससे क्षेत्रीय दल बन गए।
ठीक है। अब जब तक देश में वो क्षेत्रीय दल हैं हम्म, तब तक कांग्रेस उस राज्य में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो वोटर है हम्म, वो कोई अमेरिका से आके वोट नहीं करेगा। हम्म, वो तो मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ आदमी है तो वो तो 20 ही करोड़ है, हम्म, उसी में से ही लोगों का डिवीजन होना है। तो उन 20 करोड़ में 5 करोड़ आदमी जो है वो बीजेपी ने पकड़े हुए हैं। अब वो 15 करोड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रही, उस 15 करोड़ को उन्होंने दो दो एक एक करोड़ में बांट दिए। कुछ समाजवादी को दे दिए, कुछ बसपा को दे दिए, कुछ उसको कर दिए। उनके नेताओं को वो थोड़ा सा हवा देते रहते हैं कि तुम थोड़ा सा बोलो। तो क्या बीजेपी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को नहीं दे रही है कि भाई कुछ कुछ वोट्स उधर चले जाएं? हाँ देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो कोर वोट है हाँ। वो मुख्य रूप से स्वर्ण वोट है, और बीजेपी का भी जो कोर वोट है वो स्वर्ण वोट है। तो हमारे पास अगर 10 वोट भी आते हैं तो वो सारे के सारे बीजेपी के पास से आते हैं। जैसे कि समाजवादी, बसपा, रावण, ओवैसी के पास जितने भी वोट आते हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के हिस्से से आते हैं। ऐसे ही हमारे पास भी जो वोट आते हैं, चाहे 10 ही वोट आए, वो 10 के 10 व्यक्ति जो है वो बीजेपी के वोट से ही आएंगे। तो इसलिए बीजेपी क्यों चाहेगी कि हमारी पार्टी उभरे, क्योंकि हमारे पास तो मान लीजिए हमने अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो हमारे को वोटर कौन था, मुख्य रूप से जो सीट हम जीते चौहानों के वोट थे वहां पे, है ना। तो अब जो चौहान वोटर था वो उससे पहले बीजेपी को वोट देता था, उसने फिर हमें दे दिया, तो वो बीजेपी का हिस्सा ही तो कम हुआ। जो निरंजनपुर वाली सीट है, जो बीजेपी सीट हार गई वो, और वहां पे कांग्रेस जीत गई, तो वो इसीलिए तो हार जीत हुई ना कि वो जो वोटर था वो हमारी तरफ आ गया। अगर हम नहीं लड़ते वहां पे तो वो वोट बीजेपी की तरफ जाती। लेकिन हमें ये पार्टी बनाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? हमें कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये जो बीजेपी है ये क्या करती है, इसने अनेक जातियों के छोटे छोटे राजनीतिक दल बना दिए और अपने आप को बीजेपी से एनडीए बना लिया। और एनडीए बना के ये बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ अलायंस कर लिया। अलायंस करने से क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल जाति के आधार पे बने हुए हैं वो सारा ये कभी कभी बीजेपी को अपने दबाव में ले लेते हैं और अपने जाति, अपने समाज के लिए वो कानून और योजनाएं बनवा लेते हैं जिससे दूसरा समाज प्रभावित होता है। वो बीजेपी को ये धमकी दे देते हैं कि भाई अगर आपने हमारे बात नहीं मानी तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। बीजेपी चाहती नहीं है कि ये जो है हमसे दूर जाएं और ये खत्म हो जाएं, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। बीजेपी को झुकना पड़ता है। इसलिए बीजेपी जब झुकती है तो वो हमारे से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हमारी जो स्वर्ण जाति को भी जो चीजें मिलनी चाहिए, जो उनके भी अधिकार हैं, उससे वो जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, समझौता कर लेती है कि चलो इनको देने की जरूरत नहीं है, इनकी बात को रख लो। तो फिर वो हमें इस बात पर खुश करती है कि देखो हमने कितनी सारी सड़कें बना दी, हमने राफेल विमान खरीद लिए। लेकिन जो सड़कें बनी है वो तो देश का हर व्यक्ति उस पर चलता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पंडित जी चलेंगे या लाला जी चलेंगे या राजपूत चलेगा, वो तो जो भी चलेगा सब टोल देंगे। तो सड़क तो सभी के लिए है। तो भारत सरकार की जो ऐसी योजनाएं हैं जो देश के लिए है, जो सभी के लिए है, उससे खुश करने की कोशिश होती है स्वर्ण जाति को। और जो जाति के आधार पे जो लाभ देते हैं वो उन लोगों को दे देते हैं जिनके छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं और वो उनको बीजेपी को ब्लैकमेल करके वो हासिल कर लेते हैं। तो हमने ये दल इसलिए बनाया कि अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर बीजेपी बोलती है हमें राम मंदिर बनाना है तो हम कहेंगे बना लीजिए, कहती है हमें बढ़िया रोड बनानी है बना लीजिए, हमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है कर लीजिए। लेकिन जैसे ही वो ये कहेगी कि भाई ये 1 लाख नौकरियां हैं और ये हम दलित समाज को दे रहे हैं या पिछड़े समाज को दे रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि दीजिए, वो भी हमारे भाई हैं, दलित को भी दीजिए, पिछड़े को भी दीजिए, लेकिन स्वर्णों को भी दीजिए। तो इसलिए हमने सही जगह पर बात रख सके अपने जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, इसलिए हमने बीजेपी को माना जाता है ब्राह्मण बनिया और सवर्ण पूरा जो आप है सब वो माना जाता है कि भाई ये उनकी पार्टी है जी। आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं जी, वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं जी। तो अब अभी आपने थोड़ी देर पहले ये समझाया कि बीजेपी ने खड़ा किया अन्य पार्टियों को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं? मान लीजिए आपने बोला कि 10 वोट भी ले रहे हैं तो आप बीजेपी का वोट ले रहे हैं। हाँ। तो उन दलों को बीजेपी ने खड़ा किया आपके अनुसार,
तो ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है आपको खड़ा करने की कोशिश कर रही होगी सो दैट आप जो है बीजेपी के वोट बैंक को काटें, क्योंकि मुख्य दल जो आपने बोला साफ तौर पर कि बीजेपी और कांग्रेस हैं, तो दोनों आपस में अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए हो सकता है एक दूसरे को फंड कर रहे हो। दुर्भाग्य है कि अगर कांग्रेस में इतनी बुद्धि होती राजनीतिक तो आपको फंड कर देते। तो हमारी पार्टी तो इस समय राष्ट्रीय पार्टी होती, लेकिन उसमें अभी उतनी राजनीतिक समझ नहीं तो है। ये इनविटेशन समझ लें आपकी तरफ से इनविटेशन कांग्रेस नहीं है। पार्टी देखिए के हम नेताओं के लिए एक इनविटेशन मान लिया जाए हम कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी इनवाइट कर रहे हैं कि भाई हमसे अलाइन कर लो या हमें सपोर्ट करो, जिससे कि हम बीजेपी को या बीजेपी के वोट बैंक को हम ले लें और आपकी सरकार आ जाए। नहीं, हम देखो हमारे लिए बीजेपी भी अछूत नहीं है। हम लोग बिल्कुल अपने दम पर जितनी हमारी कैपेबिलिटीज हैं और हमारे समाज की समस्याएं या सर्व समाज की समस्याएं को मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं, तो हम तो सभी की बात को रखते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के पास अभी उतनी राजनीतिक समझ नहीं है आज की तारीख में जितनी राजनीतिक समझ आरएसएस में या बीजेपी में है। अगर उसमें उतनी समझ होती तो मैंने आपसे बिल्कुल क्लियर बता दिया, आप पिछले 30 साल को देख लीजिए, जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक से बने हैं। उनको बनाने में या बनने देने में बीजेपी का खुलेआम या इंटरनल बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहन मायावती भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो भाजपा के ही समर्थन से बनी थी। तो अभी भी जो है आप देख लेंगे बहुत ही ये इजी है। जैसे अभी खतौली का उपचुनाव हुआ, वहां पे पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई। किस लिए हार गई? क्योंकि वहां पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। अगर बसपा भी चुनाव लड़ती तो बसपा जो है वहां पे वो वोट किस, सीधी सी बात है कि बसपा किससे वोट लेती है। यहाँ पर उत्तराखंड, अभी आप हरिद्वार जिले में चुनाव करा लीजिए, बसपा का एक अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। अब मान लीजिए बसपा थोड़ा मजबूती से लड़ने लग जाए तो जो हरिद्वार जिले का मुस्लिम वोटर है, मान लीजिए 4 लाख वोटर है, तो वो 4 लाख कंफ्यूज हो जाएगा कि वोट मेरे को कांग्रेस को देनी है कि बसपा को देनी है, बीजेपी को तो नहीं देनी। अगर वो कंफ्यूज ना हो 4 लाख वोटर और वो एक तरफा बसपा को ही दे दे या एक तरफा कांग्रेस को ही दे दे, तो सीट जीत जाएगी कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या बसपा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी, बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। तो बीजेपी क्या करती है कि थोड़ा सा कांग्रेस वालों को हल्ला करने देगी, थोड़ा सा बसपा वालों को हल्ला करने देगी, ओवैसी और रावण को भी बुला लेगी छोटे छोटे हल्ला करने के लिए, जिससे कि वो जो वोट बैंक है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाए और जो अपना वोट बैंक है वो एक मुश्त रहे। आप बताइए कि इन चारों में से किसी भी पार्टी की क्या हैसियत है कि एक भी वोट, मैं लाखों हजारों की बात नहीं कर रहा, एक भी वोट बीजेपी का जो वोटर है उधर से इधर ले आए? वो तो नहीं आएगा। वो तो आपस में ही तो बटेंगे ना। एक सवाल है, चूंकि आपकी पार्टी है तो आपकी पार्टी की एक सिनेरियो में हम बात करते हैं जी, आरक्षण को लेकर के, क्योंकि अब संवर्ण की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि संवर्ण की हम बात कर रहे हैं, हम उनके लिए हम फाइट कर रहे हैं, है ना? नहीं, फाइट इन द सेंस कि भाई दलितों के लिए आ रहा है या किसी अन्य वर्ग के लिए आ रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा? नौकरियां आ रही है तो हमें भी दो। हाँ। आप कह रहे हैं तो मैं अगर जो आरक्षण है, हाँ, तो क्या आप आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल आरक्षण के पक्ष में हूं, लेकिन आरक्षण देने का जो तरीका है उसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि देखिए जो हमारे अन्य समाज के भाई हैं वो इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, इसीलिए हमने पार्टी का नाम भी राष्ट्रवादी रखा। तो मैं आरक्षण का फुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये जो आरक्षण है ये गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं, मैं देखता हूं एक आदमी जो है जूते गांठ रहा, दूसरा जो है फल बेच रहा है। मेरे घर पर अभी पीछे चिनाई का काम चल रहा था, तो जो मजदूरी कर रहा था वो भगवानपुर के पास का था। तो वो कहने लगा बाबूजी, उसके 4 बच्चे थे, तो जाटव समाज का था वो। तो कहने लगा कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आपको तो बहुत सारी योजनाएं और आरक्षण का वो है आपको, तो मैं आपको बता भी दूंगा, उसका लाभ आप लोगे तो आपके बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। तो उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो बेचारा जो है 200-400 रुपए दिहाड़ी लेकर अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रहा है। लेकिन इसी जिले में या इसी
कई लोग ऐसे हैं मेरे आंखों के सामने जो दलित समाज से वास्ता रखते हैं, उनके फादर जो है बड़े अफसर हैं, लाखों रुपए महीने की आमदनी है, उसके बाद वो आरक्षण का लाभ लेकर खुद सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, अब अपने बच्चों को भी मोंटफोर्ट जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मोंटफोर्ट में पढ़ा रहे हैं, अब फिर वो उसका आरक्षण का लाभ ले लेंगे। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि उसको लाभ ना मिलके जो बढ़िया चीज़ों में गुजारा कर रहा है उसको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पर्पस ये है कि उस वर्ग के लोगों को हम ऊपर उठाएं। तो मतलब ये है कि आप जातिगत आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर अगर आकलन करें तो उसके आधार पर अगर आप आरक्षण देना चाहते हो दे दीजिए। बिल्कुल, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए, जिससे हमारा हर गरीब भाई जो है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, वो देश की प्रोग्रेस में हिस्सेदार बने और बराबरी पर आए। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई आरक्षण आर्थिक कारण से नहीं दिया, मेंटली उससे दिया कि भाई इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ हजारों सालों तक, ऐसा बोल के आरक्षण को जो है जस्टिफाई करने की बात की जाती है, बार बार इसी चीज का जिक्र होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इसको जस्टिफाई करते हैं तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, और जो ये जस्टिफाई करता है मैं उसको भी ऑफर देता हूँ। लोग ये बोलते हैं कि जो भाई जो राजपूत थे उन्होंने तो बहुत मजे मारे, और उन्होंने जो है वो तो राजा थे, है ना, और उन्होंने तो जो है बड़ा परेशान किया हमें, या उनके पास तो बड़ी जमीन जायदाद थी। हाँ। मैं आपको ये ऑफर देता हूँ कि आपको 30 साल तक जो आपकी इच्छा है उतनी पैसे, धन दौलत, उतनी जमीन दी जाएगी, लेकिन 30 साल के बाद या 40 साल ऐसा जीवन जीने के बाद एक दिन, या फिर आप 40 साल आप अपना जीवन छोड़ दीजिए, आपको पूरा जीवन जीने के लिए ऐसे मजेदार जीवन जीने की मैं ऑफर देता हूं, और आपका जो बच्चा होगा जब वो 10 साल का होएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हत्या की जाएगी, उस बच्चे की हत्या की जाएगी, आपकी बीवी के साथ रेप किया जाएगा और सबको मार दिया जाएगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कोई भी नहीं करेगा, नहीं है। लेकिन देश के हर राजपूत ने ये जीवन जिया है हजारों सालों तक, जिनको आप राजा महाराजा बोलते हैं। किसी के भी जीवन को देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन को देखिए, वो राजा थे, लेकिन 1192 में क्या हुआ? उनको अंधा कर दिया गया, उनको 14 साल तक गजनी की जेल में बंदी बना के रखा गया, उनके जो पत्नियां थी उनके साथ रेप किया गया और हत्याएं कर दी गई, सारे राजपूतों को मारा गया। तो आप अगर कम से कम जो हमारे जो दूसरे समाज के भाई थे उनके साथ, उनके ऐसा तो नहीं हुआ? अगर वो लोग मान लीजिए कोई काम कर रहे थे तो जो आक्रमणकारी थे उन्होंने उनको टच नहीं किया, उन्होंने जो सैनिक थे सिर्फ उन लोगों की हत्याएं करी, उन लोगों के साथ रेप किया, उनके परिवार के लोगों के साथ, जिससे कि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तभी उन्होंने राजसत्ता हासिल करी। तो हजारों सालों तक राजपूत समाज ने मुगलों से, उससे पहले और उससे पहले भी हजारों सालों तक हर राजपूत ने किसी ना किसी दिन ये दिन देखा है कि उसने अपनी सारी संपत्ति, हो सकता है उसके एक ही जीवन में खत्म हुई हो, दूसरी पीढ़ी में हुई हो या तीसरी पीढ़ी में, लेकिन एक भी राजपूत परिवार देश में ऐसा नहीं होगा कि किसी की पीढ़ी ने ये दिन ना देखा हो कि उसके सामने उसके बच्चों की हत्याएं हुई हो, उसकी हत्या हुई हो, उसके परिवार के साथ रेप हुआ हो, क्योंकि हर आक्रमणकारी ने ये सब किया है। तो दूसरों के साथ नहीं हुआ, तो जिसको वो अत्याचार बोलते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आप जमीन का मजा ले लेना, या आप ऐसा जीवन जीने के लिए आप खुद कल्पना करो। अगर मैं अभी आपको कहूं कि ठीक है आप अंबानी वाली लाइफ जियो, लेकिन 30 साल के बाद जो है आपको गर्दन काटी जाएगी, आपके रेप होएगा, आपके बच्चों का ऐसे हत्या करी जाएगी, आप बताओ कौन सा राजा महाराजा? इतिहास की किसी पुस्तक में किसी भी सम्राट राजा का जीवन देख लीजिए, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हर चीज उसकी तबाह कर दी गई। तभी तो दूसरी डायनेस्टी आई, बिल्कुल, तभी तो मुगल आए, तभी तो लोधी आए, तभी तो बाबर आया, तो सामने वाले को मार दिया ना।
तो उस चीज के लिए वो तो फिर जो राजपूत समाज है, भाई क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय आज का सैनिक था। बिल्कुल। तो जैसे आप सैनिक को उसके बलिदान देने पर सरकार आज कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देती है ना, तो ऐसे तो हर क्षत्रिय को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसके जो उसने त्याग करा इस देश के लिए हजारों सालों तक, 1-2 दिन तक नहीं, हजारों सालों तक इस देश पर आक्रमण हुए और उन्होंने सब कुछ न्यौछावर करके अपने 12-12, 14-14 साल के बच्चों को जो है युद्ध में भेजकर उनकी कुर्बानियां दी हैं। कोई कुर्बानी दे के दिखाए? भाई मान लीजिए कोई उस समय झाड़ू लगा रहा था, तो वो तो अपनी बीवी के साथ जाके सो रहा था ना, दूसरा आ गया तो भी वो अपने वही काम कर रहा था, उसको तो नहीं छेड़ा ना किसी ने। लेकिन जिनको छेड़ा गया, जिनको मारा गया, उनके त्याग को भी समझना चाहिए। तो ये कहना कि भाई पहले ऐसा हुआ, मतलब उनका ये कहना कि वो मतलब डायनेस्टी चेंज होती रही पर उनका जीवन सेम रहा, आप ये कह रहे हैं? हाँ ऐसा ही था ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अत्याचार तो होता रहा ना लगातार, उनका तो यही कहना है। मतलब जो आप जिस पक्ष की बात कर रहे हो वो पक्ष यही कह रहा है कि भाई डायनेस्टी चेंज हुई है पर वो आप चलता जो रहा। है आप आज भी सड़क पे झाड़ू लगती है, आज भी ट्रेन में साफ सफाई होती है। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं कि जो लोग ये करते हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है? हर काम को कोई ना कोई व्यक्ति करेगा ना, तो ये कोई अत्याचार नहीं है, ये काम है। उस काम में आपका जीवन तो सुरक्षित है ना, लेकिन जो काम क्षत्रियों ने किया उनका तो उसमें जीवन सुरक्षित ही नहीं था। बिल्कुल। तो आज भी जो है कोई हर काम तो जो पहले होता था वो आज भी हो रहा है और आगे भी होएगा। तो हर काम जो है इज्जत का होता है, सम्मान का होता है, लेकिन ये खुद के महसूस करने की बात है। काम सब सम्मान के होते हैं। और मेरा यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बेचारा गरीब है तो पीछे की बातों को हम छोड़ के आज से ये सोचे कि हमें देश की तरक्की करनी है, जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको आरक्षण दें। अब ये हम पार्टी की बात करते हैं। पार्टी आपकी ज़्यादातर हरियाणा में है, काम कर रही है, उत्तराखंड में कम है। अगर उत्तराखंड में भी है तो हरिद्वार जिले के कुछ विधानसभाओं में जी। तो उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो आपको मतलब हम ये कब लोग ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में हम पहाड़ की तरफ और मूव करेंगे, या पूरे हरिद्वार में चुनाव लड़ेंगे, या जो अभी सांसद का चुनाव आने वाला है उसमें आपकी पार्टी का कोई मेंबर लड़ेगा, आप लड़ेंगे? जी देखिए, पूरे उत्तराखंड में काम करने के लिए हमारे पास हमेशा एक मैसेज रहा है। पहाड़ के काफ़ी लोग हमसे संपर्क भी करते हैं, लेकिन क्योंकि कि हमने खुद ही एक फैसला किया हुआ है पार्टी ने कि अभी हम पहले हरिद्वार जिले पर ही फोकस करेंगे। कुछ पार्ट देहरादून का भी ले सकते हैं, बट मेनली फोकस करेंगे हरिद्वार जिले पर। हरिद्वार जिले में हमारी 11 विधानसभाएं हैं, जिसमें करीब 5 से 6 विधानसभाओं पर हम लोग पूरी तरह फोकस करके काम करते हैं। और हम लोग विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। उन 5-6 विधानसभाओं का जिक्र करेंगे आप? ये एक तो खानपुर है, लक्सर है, हरिद्वार ग्रामीण है, जवालापुर है, और आपकी रानीपुर है, और आपकी कलियर का भी थोड़ा क्षेत्र है। फिर आपका झबरेड़ा साइड आ जाइए, और थोड़ा रुड़की का भी है, भगवानपुर भी है। तो ये इधर की थोड़ी जो आखिरी में जो मैंने बताई 3, 4, 5 सीट, इस पर थोड़ा कम करते हैं। जो पहले बताई उस पर थोड़ा ज़्यादा वर्किंग है हमारी। तो मतलब कुल मिला के पूरे हरिद्वार लोकसभा पे हम लोग अपना नेटवर्क बना के रखे हैं, संगठन का ढांचा है। तभी जो सबसे छोटा चुनाव होता है पंचायत का, वो हम लड़े और जीते भी हैं। तो जो लोकसभा के चुनाव की बात है, क्योंकि हमारी पार्टी हरिद्वार जिले के अलावा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी काम करती है, तो अभी जहाँ पर भी उस समय जहाँ पर भी जिससे भी हमारा अलायंस होगा, गठबंधन होगा, उसी के साथ मिलकर हम हरिद्वार में भी काम करेंगे। आप ये नहीं सोचा कि कभी कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ अलायंस करके मतलब हरिद्वार में चुनाव लड़ लिया जाए, कुछ सीटों को ले लिया जाए, या पूरे उत्तराखंड में जैसे 5 लोकसभा क्षेत्र हैं तो इसमें 1 लोकसभा क्षेत्र हम ले लें? देखिए, जब ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, इसमें कांग्रेस पार्टी से हमारी बात हुई थी अलायंस की जी, और किन्हीं कारणों से वो बात पूरी नहीं हो पाई और गठबंधन नहीं हो पाया, जो विधानसभा पिछले साल गया है उत्तराखंड में जी। बल्कि मेरे को तब ये ऑफर भी मिली थी, मेरे को निजी रूप से, कि कांग्रेस का टिकट हम आपके परिवार के व्यक्ति को दे देते हैं, आपके वाइफ को दे देते हैं। लेकिन मैंने उसके लिए उनको मना कर दिया था,
क्योंकि ये ऑफर सेम मेरे को हरियाणा में बीजेपी की तरफ से भी मिली थी कि टिकट दे देते हैं। लेकिन हमारा पर्पस किसी पार्टी का टिकट लेना नहीं है। हमारा पर्पस है अपनी पार्टी को अपनी बनाना, पार्टी और अपनी अपने फिलॉसफी विचारों को विचार हाँ विधानसभा में रखना, लोकसभा में रखना। तो गठबंधन संभव है लेकिन मर्ज संभव नहीं है, और किसी पार्टी से चुनाव लड़ना भी संभव नहीं है। तो जब ऐसी बात आई तो उसके लिए हमने डिनाई किया। अभी हरियाणा में हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनसे हमारा गठबंधन हुआ है हरियाणा के लिए। भविष्य में ऊंट किस करवट बैठेगा, कांग्रेस और बीजेपी से भी ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूं कि संभावना नहीं है, लेकिन किस करवट बैठेगा ये तभी पता चलेगा जब वो ऊंट बैठेगा। चलिए, आपका एक स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर आया कि मर्ज संभव नहीं है, गठबंधन हो सकता है लेकिन मर्ज संभव नहीं है, हम विलय नहीं कर सकते अपनी पार्टी का। एक अभी चूंकि आपने एक और जिक्र किया, इधर कुछ विधानसभाओं का जो आप जिक्र कर रहे थे, खानपुर विधानसभा अक्सर की आप बात कर रहे हैं, मगर वो खानपुर विधानसभा में अभी जो नए विधायक बने, उमेश कुमार, उनकी पत्नी राष्ट्रीय संयोजिका, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, अब उनकी पार्टी थी उत्तराखंड जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और आज चूंकि वो बीएसपी ज्वाइन कर रही हैं, तो अब मैं कह रहा हूँ राजनीति में तो कुछ भी संभव हो सकता है ना। देखिए ये पार्टी का भाई एक तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ज्वाइन कर लें तो फिर क्या रह जाता। तो ये भी हो सकता है कि फिर राजनीति में बहुत से लोगों को हमने ये भी देखा है कि जो कांग्रेस का कोई लीडर जो बीजेपी के खिलाफ पूरा बोल रहा है, या बीजेपी का कोई लीडर जो कांग्रेस के पूरा खिलाफ बोल रहा है, वो कभी एक दूसरे पार्टी एक्सचेंज कर ले रहे हैं और फिर दोनों अपनी अपनी पार्टी की तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब उस राजनीतिक व्यक्ति का या तो कोई हिडन एजेंडा होता है या फिर निजी स्वार्थ होता है। अगर मकसद सिर्फ ये है कि मैं कैसे तरक्की करूं, मैं कैसे विधायक बनूं, सांसद बनूं, तो उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। एक बात मैं आपको और बहुत क्लियर बता देता हूं, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले होते हैं, कोई भी व्यक्ति, 99.9% उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि जो पार्टी से उनको टिकट मिले और जिससे उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो, वो वहीं पर चले जाते हैं। आज कोई बीजेपी में है, बीजेपी उसका टिकट काट दे तो वो अगले दिन कांग्रेस में चला जाएगा, अगले दिन बसपा में चला जाएगा, क्योंकि वो है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति। विचारधारा होती है कार्यकर्ताओं की, वो एक विचारधारा के दम पे वोटर होते हैं, वो वोट देते हैं, उनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो विधायक का लड़े चाहे सांसद का लड़े, उसकी कोई विचारधारा नहीं होती। अभी जो बीजेपी के नेता हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीजेपी की डींगे मारते होंगे, अभी आप उनका टिकट काट दीजिए तो आपको अगले दिन वो कांग्रेस के झोली में बैठे मिलेंगे। और जो कांग्रेस की बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, मैं कहता हूँ कितना भी बड़ा नेता हो, तो अगर उसको अभी कांग्रेस साइड लगा दे, जब तक उसकी सीट मिलती रहेगी तब तक वो कांग्रेस की तारीफ करेगा। जैसे उसको लगा कि उसकी सीट किसी और को दी जाएगी तो अगले दिन वो जो है कोई भी बहाना मार के बीजेपी के पास मिलेगा, क्योंकि उसका कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। जिनकी आपने बात करी, जो उन्होंने पार्टी बनाई उत्तराखंड जनता पार्टी, तो मेरे को पहले दिन से ही मालूम था कि ये पार्टी सिर्फ कुछ हिडन एजेंडे के रूप में बनी है। क्योंकि क्या है कि ये ऐसे ही है कि मुझे सपोज उस सामने वाली कुर्सी पे बैठना है, तो मैं सीधा सीधा जाके उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अभी मेरे को कोई अलाउड नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इधर बैठूंगा, फिर थोड़ा उधर बैठूंगा और फिर उधर बैठूंगा, और जब तक उधर नहीं बैठूंगा उनकी बुराई करूंगा। आज जिनकी आप बात कर रहे हो, उनका अंतिम जो कुर्सी है वो है बीजेपी। अच्छा, ये भी आप तय कर रहे हैं? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। मतलब बिल्कुल तय कर रहे हैं आपकी, मतलब उमेश कुमार की अंतिम कुर्सी बीजेपी है। हाँ, देखो क्या है कि जब आपकी जीवन में इच्छाएं ज्यादा हो, तो इच्छाएं तब पूरी होती हैं जिसकी सरकार होती है उसके साथ रहकर। भाई विधायक या सांसद भी आप बन गए, लेकिन मिनिस्टर तो तब तक नहीं बनोगे जब तक आपकी सरकार में आपके पार्टी की सरकार नहीं होगी। अब आप एक बंदा जीतकर तो सरकार नहीं बन सकते, ठीक है नहीं? तो आपको अगर जीवन में इच्छा है कि मैं मिनिस्टर बनूं, तो आपको वो पार्टी पकड़नी पड़ेगी जिसकी सत्ता आएगी। तो भविष्य में जो अभी दिख रहा है केंद्र में स्पेशली,
तो अभी तो केंद्र में काफी ज्यादा चांसेस बीजेपी के हैं। तो ये आप मान रहे हैं कि है ऐसा है भी? भाई बीजेपी थोड़ा आगे है ठीक है। कांग्रेस से बनिस्पत, क्योंकि मैं ऐसी राजनीति नहीं करता जिसमें झूठ हो। हम बिल्कुल नहीं, आपने क्लियर, आपने बहुत सारी बात स्पष्ट बिल्कुल बात क्लियर। बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति, अब वो इच्छा शक्ति ज्यादा रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश हर व्यक्ति करता है, और उसके लिए थोड़ा सा झूठ बोल के अगर वो चीज प्राप्त होती हो, और वो भी ऐसा झूठ जिससे लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि लोग तो बेचारे छले जाने के लिए ही हैं। लोग, उनके ऊपर राजनीति यही होती है कि कब बोला कुछ जाएगा, लेकिन उसमें अपना भला पहले देखा आपने जाएगा। चुनाव जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि आपने पार्टी बनाई तो चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और ये सब इच्छाएं तो आपकी भी होंगी। देखिए मैं तो खुद चुनाव नहीं लड़ता। हाँ, लेकिन हाँ, इच्छा तो होगी ना कि आपकी पार्टी सत्ता में रहे, या फिर आपकी हाँ, भी इच्छा, बिल्कुल आपकी क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल आपकी है, इच्छा नहीं है कि आप सांसद बने? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपकी इच्छा नहीं आप सांसद बने। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल इच्छा है कि हमारी पार्टी सत्ता में आए। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब मैं पार्टी को थोड़ा सा अलग करके, मैं देखिए अब आपने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या आपकी इच्छा नहीं आप चुनाव लड़े और आप सांसद बने? देखिए कानूनी रूप से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं इच्छा की बात कर रहा हूँ। मैं वो इच्छा अभी साइड में रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बंदिश है। लेकिन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उससे मैं देश का ज्यादा भला कर सकता हूं। क्योंकि आप मेरी मेंटालिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं अपने जीवन को खतरे में डालकर भी देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे जीवन में ऐसे मौके मिले हैं, जब मैं जेल से एस्केप था, फरार था, तो बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि मैं कुछ क्राइम करूं, क्राइम करके हजारों करोड़ रुपए कमाऊं, लेकिन नहीं मैंने कमाए, क्योंकि मैंने धन का लालच नहीं करा कभी जीवन में। अभी भी मुझे 7-8 साल हो गए बाहर सार्वजनिक जीवन में। 7 साल कम नहीं होते किसी को ये चेक करने के लिए कि ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो आप रुड़की में एक मीडिया हाउस चलाते हैं, मीडिया चैनल चलाते हैं, तो कभी आपके कलम ने, आपके जवान ने ऐसा बोला हो कि भाई शेर सिंह राणा ने किसी से ऐसा गलत कर दिया हो या वो कर दिया हो? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी सुनने में आया हो, क्योंकि हम बिल्कुल स्पष्ट नीति के आदमी हैं। हमारा एक ही मकसद है, देश के लिए अच्छा काम करना है, समाज के लिए काम करना है, और सर्व समाज के भी इच्छाओं को पूरा करना है। जिला पंचायत की बात कर लेता हूँ। जिला पंचायत में आपके एक सदस्य हैं, और अभी बीच में चूंकि आपने बोला कि पार्टी एक्सचेंज कई लोगों का हुआ, किसी का टिकट कटा तो कोई किसी पार्टी में, विधानसभा चुनाव में देखा यशपाल आर्या इज वन ऑफ देम। यशपाल आर्या को देखा गया कि वो कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ गए। तो अब यहाँ का जो जिक्र है जिला पंचायत में, चूंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो चुनाव जीते और उन्होंने, किसी ने बसपा छोड़ के, कोई इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कोई निर्दलीय से फिर बीजेपी ज्वाइन की, सबने बीजेपी ज्वाइन की। आपकी पार्टी का जो मेंबर जीता, क्या उसको बीजेपी से ऑफर नहीं आता? बिल्कुल आया था, और उन्होंने मुझसे बताया, लेकिन उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मैं उनकी इसके लिए बहुत तारीफ करता हूँ। हमने बीजेपी को समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं। हमारा जो इसलिए भी दिया होगा क्योंकि आपको भी पता है कि भाई अध्यक्ष तो बीजेपी का ही बनना है। नहीं, देखिए ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन ये भी था कि कोई चुनाव हुआ भी नहीं। एक प्रैक्टिकल बात है, चुनाव भी नहीं हुआ, लेकिन चुनाव होता भी तो फिर हो सकता है कि कुछ इस पे फिर विचार होता। लेकिन हमारा जो व्यक्ति है वो बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, जैसे कि बसपा के बहुत लोग हो गए थे। और ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि जो व्यक्ति जिस वोट बैंक के आधार पे जीता है, वो ये साफ साफ फिर धोखा है, अपने वोटर के साथ धोखा है। देखिए सब जानते हैं कि बीएसपी का वोटर मान लीजिए दलित समाज है। अब दलित समाज ने आपको अपना प्रत्याशी मान के वोट दिया, और बीजेपी को ये सोच के नहीं दिया कि भाई ये हमारे खिलाफ काम करती है, और फिर आप बीजेपी की गोद में बैठ जाओ जाके, तो ये गलत है। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे जो दलित भाई हैं उनको सब लोग, बहुजन समाज पार्टी का एक दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करते हैं। वो अपने, उनकी निगाह होती है बीजेपी, तो वो उसको लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करते हैं कि आज मैं यहाँ से विधायक बनूं या मैं सांसद बनूं,
और क्योंकि डायरेक्ट तो बीजेपी टिकट नहीं देगी उनको, तो जब वो कुछ बन जाएंगे तो फिर इजीली अगली बार वो बीजेपी में। आप देख लीजिएगा आज जो बसपा में है, मतलब पीछे जो बसपा में थे, आज वो सब बीजेपी में है। अब जो आज जो बसपा में आ रहे हैं या आएंगे वो कल बीजेपी में होंगे, फिर कोई नई पौध आ जाएगी बसपा के लिए। अच्छा, बीजेपी यही चाहती है कि भाई बसपा खत्म भी नहीं होनी चाहिए, जो सेकंड टाइप की लीडरशिप है, जो सेकेंडरी लीडरशिप है, वो बसपा से तैयार होती रहे। मतलब जैसे घास उगती है ना, तो थोड़ा सा वहां पे पौध लॉन्चिंग पैड है। हाँ, लॉन्चिंग पैड सोचने है। वाली बात है कि बीएसपी, आदित्य ब्रजवाल जी, आपके लिए भी मैसेज है ये, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, तो आपके लिए मैसेज है कि बहुत से लोग बीएसपी को लॉन्चिंग पैड की तरह से यूज करते हैं। हाँ। और अंत सबका जो क्या बोलते हैं, जो डेस्टिनेशन है, हाँ, वो सिर्फ बीजेपी है। हाँ, डेस्टिनेशन उनकी जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी है उस समय हो, हाँ, अगर बसपा की सरकार बन जाए, हाँ, तो वहीं टिके रहेंगे। हाँ। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होएगी तो वो लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उसको उन्होंने एक लॉन्चिंग पैड की तरह ही यूज किया है। देखिए, बसपा के जो वोटर हैं वो हमेशा जू के तू हैं, सिर्फ उनके प्रत्याशी हर बार बदल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए बदल जाते वोटर से में प्रत्याशी बदल रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं, नेता इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि वो वहां पर क्या होता है, देखिए बीएसपी में जो भी वोट टिकट लेने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी को भी देखेंगे तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड 90% लोगों का एक ही होगा, वो होगा व्यापारी। कोई भी प्योर पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा, सारे वो बिजनेसमैन होंगे। वो क्या करते हैं, वो बिजनेस से पैसे कमाते हैं, जब पैसे कमा लेते हैं वो फिर इच्छा आती है कि अब मैं विधायक बनूं, तो वो सोचते हैं भाई बीजेपी तो टिकट नहीं देगी, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा है, तेरे से ज्यादा पैसे वाले पहले ही वहां बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस भी नहीं देगी, तो वो पकड़ते हैं बीएसपी को, बीएसपी से जाके चुनाव लड़ते हैं, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। अगर हारेंगे तब भी वो एक राजनेता की छवि बन जाती है उनकी, और अगर जीत जाएंगे, माननीय बन जाएंगे, तब तो उनको जो है थाली में सजा के बीजेपी ले ही लेगी। तो वो सारे जो बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैनों का एक लॉन्चिंग पैड है बहुजन समाज पार्टी। मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें लोग महसूस करते हैं, हाँ, जानते हैं, लेकिन कोई नेता इस बात को नहीं बोलता जो बात आज बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही स्पष्ट राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ। हमने अपनी जो हमारी जो पार्टी है उसकी भी जो नीति है, जो उसकी करनी है, वो जो है वो है। हाँ। हम हरिद्वार जिले में एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है राजनीतिक रूप से, जिसमें हमारे सैनी भाई, हमारे चौहान भाई, मतलब स्वर्ण समाज के लोग, सैनी भाई और कश्यप भाई और मुसलमान भाइयों को हम लोग गठजोड़ बना के एक ढांचा बनाने में लग रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि मेरी इच्छा तो ये है कि सैनी समाज का व्यक्ति हम लोग लोकसभा सांसद बनाएं। अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की विचारधारा पूछी जाएगी और मैं अपनी पार्टी से अगर प्रत्याशी तय करूं या फिर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर मेरा जोर चले, तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि सैनी समाज के व्यक्ति को यहाँ से लोकसभा सांसद बनाएं। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो सैनी समाज है इस हरिद्वार जिले में, जो अगर हम एक जाति की बात करें तो संख्या में सबसे ज्यादा सैनी समाज के भाई हैं, लेकिन उनके साथ जब से उत्तराखंड बना है बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, बीजेपी का वोटर माने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोकसभा की जो सीट है वो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के नेता हैं, एक तरीके से उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। लोकल जो व्यक्ति है उसको वो टिकट देने के लिए तैयार नहीं निशंक जी की बात कर जो कि एक गलत चीज है। मैं निशंक जी की बात भी कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, हरीश रावत जी भी। हमारी इच्छा ये है कि जो लोकल व्यक्ति है, जो हरिद्वार जिले का वासी है, उसको यहाँ से सांसद बनाया जाए, क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति सांसद बनता है तो लोगों को असुविधा होती है, लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते। अभी रुड़की का कोई व्यक्ति मान लीजिए सांसद हो तो लोग उसके घर जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब ये जो जितने राजनीतिक दल हैं, ये लोग प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं जिनको कि जो अप्रोचेबल ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है इसका हरिद्वार में घर कहाँ है, या लक्सर का है, या रुड़की का है, या झबरेड़े का है, या भगवानपुर का है। आप इस क्षेत्र से व्यक्ति दो ना, इससे तो ये जाहिर होता है कि हरिद्वार जिले में क्या
कोई इतना कर्मशील व्यक्ति नहीं है इस पार्टियों के अंदर कि यहाँ के लोकल व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए और उसको लोकसभा भेजा जाए। ये भी हो सकता है कि पूरे हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नेता नहीं मिल पा रहा होगा जो इतनी बड़ी लीडरशिप को संभाल सके। नहीं, ये तो उन्होंने फिर खुद स्वीकार कर लिया ना, हाँ, जब मतलब वो प्रत्याशी नहीं हाँ, बनाते। हाँ, प्रत्याशी जब आप प्रत्याशी नहीं बना रहे हैं तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई हरिद्वार जिले में आपके पास उस तरह का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपकी इस पार्टी अगर लड़ेगी तो बिल्कुल यही लोकल ही देगी किसी को। ये बात निश्चित है कि अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरिद्वार लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो हम किसी लोकल व्यक्ति को, वो चाहे हमारा कोई सैनी समाज का भाई हो या कश्यप समाज का भाई हो या कोई अपना चौहान भाई हो या कोई वैश्य समाज का हो, लेकिन वो रुड़की, हरिद्वार या इस हरिद्वार जिले का ही व्यक्ति होगा, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का होगा। बिल्कुल। चलिए, अभी दो चीजें हैं। एक तो निशंक जी का जो काम चल रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ अभी जो जिला पंचायत में चूंकि आपका एक सदस्य हैं, तो ये जो पूरा बात की गई कि करप्शन हुआ और जो प्रस्ताव मांगे गए बाद में था, तो अब आप इस चीज को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि प्रस्ताव बाद में गए, पारित पहले कर दिए गए, या जब पारित करने की बात आई थी तो किसी भी बोर्ड बैठक में किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं किया गया था। तो आपके सदस्य ये बात बताते होंगे आपको कि हाँ, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। देखिए, बहुत विस्तार से तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा ज़्यादा समय हरियाणा पर फोकस रहता है। लेकिन जो हमारे जो सदस्य हैं, सिर्फ मुझे इतनी जानकारी कुछ समय पहले उन्होंने दी थी कि कुछ काम के प्रस्ताव पास हुए हैं हमारे वार्ड के लिए और आप समय निकाल लीजिएगा, कुछ सड़क वगैरह हम जिला पंचायत की ओर से मैंने कुछ गाँव में बनवा रहा हूँ। तो जब उसका उद्घाटन होगा तो आपको इनवाइट किया। हाँ, आप भी जरूर आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कुछ काम करवाए हैं और सभी सदस्यों ने करवाए होंगे। और जिसका आपने जिक्र किया, आजकल बहुत इस पर चर्चा भी है कि भाई जिला पंचायत में घोटाला हो रहा है या जैसी भी बात चल रही है। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर जो हैं, उन्होंने बाकायदा डीएम के थ्रू जो है इसके जांच के आदेश दे दिए। तो मेरे ख्याल में जांच के आदेश हो चुके हैं। तो जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उस दिन हम इस पर चर्चा करें कि भाई वो जांच जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर किसी के दबाव में उसका कोई रिजल्ट चेंज तो नहीं हुआ। तो हम तब इस पर डिस्कस करें, क्योंकि देखिए अगर 4 दिन पहले इंटरव्यू होता तो मैं यही कहता इसकी जांच कराई जाए और फिर जो इसका निष्कर्ष निकले फिर हम इस पे बात करें। तो अब ऑलरेडी जांच के आदेश हो चुके हैं, तो जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम अपनी राय देने के लिए शायद अभी ठीक नहीं है। अभी जो हरिद्वार जिले में हरिद्वार के जो सांसद हैं डॉक्टर निशंक जी, उनकी कार्यशैली को कैसे आप देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने बताया कि अगर कोई सदस्य आपका चुनाव लड़ेगा तो वो उसको जाहिर सी बात है मैदान में उतर के पूरा काम करेगा। तो अभी क्या कुछ समझ में आता है आपको कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? और ये भी हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ अलाइन हो जाओ, तो बात की बात है। देखिए, जितना बड़ा राजनेता होगा उस क्षेत्र का उतना ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री कई जगह पर रहे, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, राहुल गांधी या जितने भी बड़े नेता हैं या बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं, तो उस क्षेत्र का होना तो चाहिए ये सौभाग्य, लेकिन बन जाता है दुर्भाग्य, क्योंकि इनका कद इतना बड़ा हो जाता है कि ना तो ये लोग आम आदमी के अप्रोच में रहते हैं, ना आम आदमी इनसे मिल पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो अप्रोच होती है वो उसके पीए तक होती है। पीए भी मिल जाए तो गनीमत है, क्योंकि बड़े आदमी का पीए भी अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं मानता। तो अगर लोकल नेता होगा, थोड़ा उसका कद कम होगा, सिर्फ सांसद लेवल का व्यक्ति होगा, तो लोगों के बीच में रहेगा, आम आदमी, साधारण आदमी भी 4 बात उससे बोल लेगा। अब मान लीजिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बॉडीगार्ड है 20, अब आदमी उसके नजदीक फटक नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। भाई, लोकतंत्र लाने का कारण क्या था? ये था कि जो एक आम व्यक्ति है वो अपनी बात को अपने नेता के सामने रख दे, वरना तो पहले राजा थे उनसे कोई अप्रोच नहीं कर पाता था। तो ये अब नए राजा हैं, भाई नए राजा हैं, उनको अप्रोच नहीं कर सकता। नेता तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी रात के 12 बजे घर पहुंच जाए, अपनी बात को रख दे, बेडर होके रखे कि भाई मुझे कुछ सामने वाला डांटेगा नहीं, कोई बदतमीजी मेरे साथ नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चाहे निशंक जी हो या
चाहे आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए अप्रोचेबल नहीं है। एक एक सवाल है, पूरे हरिद्वार जिले में कौन सा ऐसा नेता है जो आपको अप्रोचेबल लगता है? देखिए, अगर सिर्फ हरिद्वार जिले की बात करूं, हाँ। जो कि मेरे पार्टी लाइन है हाँ। कि भाई मैं हरिद्वार जिले के व्यक्ति को ही वो करता हूं। हम्म। अगर आप ये आंसर सुनना चाहते हैं या फिर जो पहले नेता रहे हैं या नहीं नहीं अभी नहीं, भविष्य में मैं भविष्य चुनाव लड़ने वाले मैं लोग हैं, भविष्य के बेसिस पे भी बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा कौन लगता है कि आज के समय में, क्योंकि आपने बोला कि जब जितना बड़ा कद उतनी सारी समस्याएं देखिए अप्रोच नहीं हो बड़े पाती, कद, तो मैं कह रहा हूँ कि तो हाँ फिर कौन सा आखिर आपके हिसाब से, पूरे हरिद्वार जिले की मैं बात कर रहा हाँ हूँ, पूरे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बात हाँ कर रहा हूँ मैं, कि इसमें कौन सा ऐसा नेता आपको लगता है कि हाँ ये अप्रोचेबल भी है और ये लोकसभा के लिए सुटेबल भी है और ये बनेगा तो बेहतर भी है? देखिए, अगर आप बड़े कद के बाद भी हम्म। लोगों के अप्रोच में होने वाला व्यक्ति की बात करते हैं, हम्म। बड़ा कद होने के बाद भी, हम्म। तो ये मैं मतलब पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ। हम्म। तो वो तो है, देखिए हरीश रावत जी। हम्म। हरीश रावत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मैं कहता हूँ कि एक जो नीचे रेडी ठेली लगाता है ना, हम्म। वो भी हरीश रावत जी को अप्रोच कर सकता है, हाथ पकड़ के बात को रख सकता है। हरीश रावत जी इस प्रवृत्ति के इंसान हैं, हम्म। जबकि वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हम्म। लेकिन वो बहुत ही जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं, नेता हैं। हम्म। ये तो है कि बड़े पद पे रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा लोगों के अप्रोचेबल में तो हरीश रावत जी हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिले में देखिए हर पार्टी के अंदर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी हो, चाहे बसपा हो, हर पार्टी के अंदर ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे राजनीति करते हैं, समाज के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। और अगर वो लोग सांसद बनते हैं तो मुझे लगता है कि वो हरिद्वार जिले के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे, ज़्यादा, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। तो वो देखिए, हो सकता है उनके मन में आपकी सहायता करने की इच्छा ना हो, अपनी तो है ना। जब अपनी करेगा तो अपने घर के गली तो ठीक करेगा। अब जब रहता ही मान लो लक्सर के गांव में है, तो अपना तो इलाका ठीक करेगा ना, क्योंकि वहीं उसकी वाइफ भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं। तो जब अपनी ठीक करेगा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति रहता ही नहीं है, तो उसको आपकी ना तो ज्यादा चिंता है, ना उसको आपको परेशानियां उसको मालूम है। अपना हरिद्वार जिला, जिसने हरिद्वार जिला पूरा नहीं देखा है, क्योंकि जो रुड़की में रहता है उसको मालूम ही नहीं है कि जो खादर की प्रॉब्लम्स है। हमने तो पूरे हरिद्वार जिले के एक एक गांव को देखा है। हमें मालूम है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हरिद्वार जिले के गांव हैं। अगर आप खादर क्षेत्र में जाएंगे, लोगों की कंडीशंस देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि यार ये हरिद्वार जिला है ना। तो क्योंकि हम वहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं, लोगों की परेशानियों को समझते हैं, तो जो भी व्यक्ति समझता है, ऐसे हर पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव तो हम निश्चित लड़ेंगे, लेकिन हरिद्वार सीट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। हाँ देखिए, हरिद्वार सीट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए किस पार्टी से होता है। सपोज कीजिए हमारा गठबंधन हरियाणा को लेकर, बिहार को लेकर, क्योंकि गठबंधन तो पूरे देश के लिए होगा। सपोज कीजिए बीजेपी से हो जाता है या कांग्रेस से हो जाता है, और कांग्रेस बोलती है कि ठीक है हम आपको एक सीट देते हैं, लेकिन हम हरियाणा की वो सीट देते हैं, या बीजेपी कहती है जी हम तो आपको 2 सीट देते हैं और बिहार की वो सीट देते हैं, तो जो सीट मिलेगी वही सीट लड़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली। अब बिना गठबंधन की आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं? नहीं, अगर बिना गठबंधन के तो फिर हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। नहीं, हरिद्वार में तो हाँ नहीं, हरिद्वार भी लड़ेंगे फिर तो। अच्छा। चाहे हम हारे चाहे हम जीते, फिर हम अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करेंगे। चुनाव लड़ना ही पार्टी का काम होता है। लोकतंत्र में जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो उसका कोई यूज नहीं है। तो चुनाव निश्चित लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल। मैं पूरे इस इंटरव्यू की अब समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ। लास्ट में सिर्फ एक सवाल, चूंकि अब आप बिल्कुल ही सटीक और सही, मतलब मैं समझता हूँ कि ओपनली आप बहुत सारी चीज़ों के आंसर कर रहे हैं। तो और राजनीतिक, आपने बोला कि जो आज बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, कल उनका टारगेट बीजेपी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप देख भी रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर एक कंडीशन हो और आपसे सवाल पूछा जाए, कंडीशन क्या अगर मैं बोलूँ, अभी हम आपकी पार्टी को छोड़ करके तीन पार्टी को जिक्र कर रहे हैं। एक बीजेपी से अगर निशंक जी लड़ते हैं,
कांग्रेस से आपने जिक्र किया हरीश रावत जी लड़ते हैं, और बीएसपी से अभी जो जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि उमेश कुमार जी लड़ते हैं। जी तीनों में आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में हरिद्वार की अगर हम बात करें, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा व्यक्ति जीतेगा? जी देखिए, ये डिपेंड करेगा हाँ। कि जो हरिद्वार का जो मुस्लिम वोटर है हम्म, वो बसपा कांग्रेस से कितना डाइवर्जन कर पाएगी। हम्म, अगर हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं तो जैसे मैंने बताया कि वो इन सब में सबसे जमीनी नेता हैं। उतना बड़ा कद होने के बाद भी वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कोई रेडी वाला उनके पास जाए तो वो हो सकता है उसके लिए जाके थाने में जमीन पर बैठ जाएं। हम्म, तो उनका हरिद्वार जिले के अंदर जो मुस्लिम वोटर है हम्म, हरीश रावत जी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, झुकाव है। हम्म, हरीश रावत जी के अलावा कोई और व्यक्ति अगर कांग्रेस से लड़ता है तो मुझे लगता है कि वो उतना मुस्लिम वोट अपनी तरफ प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम्म। तो बड़ा डिवीज़न हो जाएगा बसपा में और कांग्रेस में, तब बीजेपी की सीट एकदम क्लियर निकल कर जाएगी। मतलब अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में बीजेपी की सीट निकल जाएगी। निकल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि ये लड़ते हैं हरीश रावत जी, हम्म, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फाइट होगी, त्रिकोणीय फाइट होगी। त्रिकोणीय भी मुझे मुश्किल लगता है, फिर बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी लेवल की फाइट होएगी, क्योंकि बहुत बड़ा जो मुस्लिम वोट है वो फिर बसपा की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, और जब नहीं जाएगा तो कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है, हम्म। तो फिर सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का होगा, ऐसा मेरे को लगता है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बहुत समय से लगातार बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, और शेर सिंह राणा जी का जो जीवन था उस पर भी चर्चा हुई, जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ उस पर भी चर्चा हुई, और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल जो थॉट थे वो भी आपको समझ में आया होगा। आरक्षण को लेकर के भी बात की, और हरिद्वार जिले में चुनाव लड़ने ना लड़ने और कितनी सीटों में चुनाव लड़ने की संभावना है उस पर भी चर्चा हो गई। अगर आपके फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमसे पूछ लीजिए। अगर दोबारा हम बैठेंगे तो उन सवालों को लेकर के बैठेंगे। और सर, जो आपने हमें जो समय दिया, और मैं समझता हूँ स्पष्ट तौर पर आप सभी सवालों का जवाब आपने दिया है। कई बार तो पार्टी लाइन से हट करके भी आपने दूसरी पार्टी के किसी नेताओं, कुछ नेताओं का आपने जिक्र कर लिया है। तो आपने जो समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। और जैसा अखिलेश जी ने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन होगा, हम भी इनके कमेंट्स देखेंगे, हाँ। तो कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। जी और आगे फिर हम बैठेंगे दोबारा से, जी तो फिर डिस्कशन करेंगे हरिद्वार की राजनीति पे, देश की राजनीति जी, पर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।